अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वली। रऊफ क्लास्टा आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हुकूमत ने बहुत बड़ा कदम उठाते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की समरी पर पाकिस्तान एयरफोर्स के कवानीन में तब्दीली की इजाजत दे दी। पाकिस्तानी तारीख में पहली मरतबा एयरफोर्स के 17 साल पुराने स्कैंडल्स जनरल मुशर्रफ के दौर से लेकर अब तक एयरफोर्स के जहाजों की खरीदारी और दीगर दिफाई साजो सामान में किए जाने वाले घपलों की नए सिरे से तहकीकात की जाएंगी। देखेंगे कि कौन कौन से एयरफोर्स के अफसरान और साबिक एयर चीफ्स तहकीकात के शिकंजे में आएंगे। अहम इंकशाफात है जो हम आपके साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि आप भी उन्हीं को वोट दें जिन्होंने लाहौर को बनाया। ये हम नहीं बल्कि गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने कराची में CPAC कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा। आईनी ओहदे पर बैठा विफाक का नुमाइंदा क्या किसी सियासी जमात की हिमायत कर सकता है? क्या गवर्नर ने एक सियासी जमात के लिए वोट मांगकर आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी की? गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर की डॉक्टर आसिम से गुज़िश्ता रोज मुलाकात क्यों और किस तनाजुर में हुई, ये उन्हीं से जानेंगे। गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। दूसरे जाने पीपल्स पार्टी के लाहौर में जगह बनाने के लिए सस्ती रोटी से लेकर ऑरेंज ट्रेन तक के मंसूबों तक शरीफ बरादरान पर ताबड़तोड़ हमले किए गए। इसकी तफसीलात के पीपल्स पार्टी किस जानिब जा रही है, क्या अभी से इंतखाबी मुहिम की जानिब से शुरू कर दी गई, डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको बताएंगे कि हमारे ही प्रोग्राम में सेनेटर तला महमूद साहब से मुतालिक एक वीडियो क्लिप दिखाया गया था जिसमें वो लोगों में कुछ पैसे बांटते हुए नजर आए थे। एक बार फिर उनकी जानिब से एक नया मौक़िफ़ सामने आया है, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। क्लासेस अब सबसे पहले एक बहुत बड़ा स्कैम 17 साल पुराने स्कैंडल्स की तहकीकात होने जा रही हैं। ये पाकिस्तानी तारीख का जहाँ तक अभी हम लेंगे, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इस पे कोई, हमने उनको ये शहजाद चौधरी साहब से भी रब्ते की कोशिश की थी, वो PF के मामलात को वो बड़ा अच्छा जानते हैं। उनसे तो वो अवेलेबल नहीं थे कोई ज़ाती अपनी वजूहात की बुनियाद पर। मैंने ये शो शुरू होने से ये पहले मैंने स्पोक्स पर्सन जो हैं इसके पाकिस्तान एयरफोर्स के, मैंने उनसे भी रब्ता किया था कि आप अपना कोई इस पर मौक़िफ़ देना चाहते हैं, तो उन्होंने ये कहा जी फ़िलहाल हम इस पर कोई मौक़िफ़ नहीं देते, अगर कोई हमारा मौक़िफ़ हुआ तो हम बाद में आपको डिटेल से दे देंगे। ये मैं पहले क्लियर कर दूँ बिकॉज इट्स अ वेरी, ये मेरा ख्याल है बिग स्टोरी जो आज तक पाकिस्तान में शायद इस तरह का हसास मामला है। हसास मामले के अलावा मेरा ख्याल है एक बोल्ड स्टेप भी है, एक बोल्ड स्टेप है जो पाकिस्तान में बहुत सारी हुकूमतें लेने से डरती भी हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो मेरा ख्याल है, अब ये क्रेडिट जाता है ना, जो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स हमने पढ़ी हैं देखी हैं, ये इनिशिएटिव पाकिस्तान एयरफोर्स और डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से लिया गया। ख्वाजा आसिफ साहब जिसके डिफेंस मिनिस्टर हैं, ये प्रपोजल बेसिकली जो है डिफेंस मिनिस्ट्री ने कानून की शक्ल में भेजी थी ये उनको, जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, जी हम यहाँ पे जो बिल है पाकिस्तान एयरफोर्स का जो लॉ है जो गवर्न करते हैं करप्शन और डिसिप्लिन रिलेटेड के जो इनके अफसरान इनके पाकिस्तान एयरफोर्स के जो करप्शन में इन्वॉल्व हूँ या कोई मेगा स्कैम्स में इन्वॉल्व हूँ तो उनके खिलाफ हमें कार्रवाई के हमें मैसिव पावर्स दी जाएं। ऑलरेडी उनके पास पावर्स हैं, लेकिन इस बिल में जो नई चीज़ आई है जो कि एक तरह का अप्रूव हो गया है, अभी एक फॉर्मेलिटी रहती है, मेरा ख्याल है सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने जो है इसको पास कर दिया, मुशाहिद हुसैन साहब जिसके उसके वो हैं, अब एक फॉर्मेलिटी रहेगी जो कि सेनेट में ये पास हो जाएगा। इसमें यह कहा गया है कि जनाब कि हमें राइट दिया जाए, पाकिस्तान एयरफोर्स ने कहा है और डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि उस जनरल मुशर्रफ से लेके 2000 से, मतलब बाकायदा स्पेसिफाई किया गया डेट कि 2000 से सन 2000 से लेके अब तक जितने भी हमारी परचेजेज हुई हैं पाकिस्तान एयरफोर्स में, जहाज़ खरीदे गए हैं, सेलिंग की गई है, GF थंडर टाइप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें बड़े इल्ज़ामात लगते हैं कि पैसा इधर उधर किया गया है या और इसमें स्कैंडल्स आए थे, कुछ तफसीलात हम आपके साथ शेयर भी करेंगे सारी। वो ये कहते थे कि हमें पावर्स दें, हम 2000 से लेके अब तक पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज खरीदने के लिए, जंगी जहाज हमारे डिफेंस के लिए, उसमें जो मैसिव किस्म की उसमें रेगुलरिटीज हुई हैं, उसमें करप्शन हुई है, हम उसको प्रोब करना चाहते हैं। ये इसलिए भी ज़रा अहम है कि आप बैक डेट्स में जाना चाहते हैं। ये नहीं कहा गया कि हम इसमें करना चाहते हैं। और जो ख्वाजा आसिफ साहब का मेरे पास नोट है जो मैं पढ़ के आपको थोड़ा सा उसमें बताऊंगा, जिसको स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड रीजंस कहा गया है, वो ये कहते हैं कि ये जो ऑलरेडी ये पावर्स हैं जो उन्होंने यहाँ पे कहा है
कि ये उनके पास तो मौजूद हैं, ये पाकिस्तान नेवल ऑर्डिनेंस वहाँ पे जो है उसमें भी हैं, और उसमें पाकिस्तान एयर फोर्स एक्ट जो है उसका 1953, नहीं पाकिस्तान आर्मी एक्ट नहीं सर, उसमें द प्रपोज्ड अमेंडमेंट सीक टू फर्दर अमेंड द पाकिस्तान एयर फोर्स एक्ट 1953 with a view to bring one of its provision with par with section फला Pakistan Army Act 1952 and section 106 Pakistan Naval Ordinance 1961। वो ये कहते हैं कि हमें ये पावर्स दी जाएं कि जो हमारे अफसरान करप्शन पे जिन पे मुलविस रहे हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस में रहे हैं, पाकिस्तान के जंगी जहाज खरीदने में, चाहे आपने चाइना से लिए हैं, अमेरिका से लिए हैं, इंडोनेशिया से ले रहे थे, आप उसमें तुर्की से ले रहे, वट एवर जहां से भी लिए, हमें बड़े सीरियस हमने इस पे हमने ये प्रोब करनी है। हमें पावर्स दी जाएं कि जो हमारे रिटायर्ड हैं, जो रिटायर होकर चले गए हैं घरों को, हम उनके खिलाफ प्रोसीड करना चाहते हैं, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। सो एक पाकिस्तानी तरीक में मैं ये समझता हूँ कि एक नए चैप्टर का यहाँ आगाज़ किया गया है कि आपके जो पिछले 17 साल के मेगा स्कैम्स हैं, करप्शन हुई है, जहाज़ों की खरीदारी में हुई है, दीगर में हुई है, इस पे वो प्रोब करना चाहते हैं, और इसकी ऑलमोस्ट इसकी अप्रूवल जो है वो दे दी गई है। अब ये लॉ इनटू इफेक्ट कुछ दिनों में जो इसकी फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी होकर आने वाली हैं। सही है, बड़ा बोल्ड स्टेप ये आमिर साहब उठाया गया, एक नया चैप्टर जिस तरह से क्लासेस साहब ने कहा कि उसका आगाज हो गया। एयर चीफ्स के तो ऊपर जाएंगे, लेकिन आप भी ये इसकी जो कागजी इसकी जो सूरत है वो बड़ी बिनाइन इंटेंट लगती है, बड़ी उन्होंने बुनियादी तौर पे ये बड़े सादा से कहने की कोशिश किया है कि जनाब आर्मी का जो एक्ट है और नेवी का एक्ट में ऑलरेडी ये प्रोविजन मौजूद है, ये एयरफोर्स में नहीं थी कि हम वहाँ भी करना चाह रहे हैं कि जो लोग रिटायर हो जाते हैं उनके खिलाफ कोई चार्जेस हैं करप्शन के या किसी हवाले से भी, तो वो नहीं हम कर पाते थे, तो इसलिए हमें भी इजाज़त दी जाए कि हम भी जो है माजी के अंदर जो इस तरह की रेगुलरिटीज़ हुई हैं उसकी तफ्तीश कर सके, जो है इसलिए ये जो है ना किया जा रहा है। अब कहने को ये बड़ी बेनाइन सी चीज़ लगती है, मगर इसके बड़े जो है ना पॉलिटिकल और मैं समझता हूँ स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट हैं। पॉलिटिकल किस लिहाज से? पॉलिटिकल ऐसे कि ये अब 2 कट ऑफ डेट दिए उन्होंने 2000 से, अब जो नया ऑर्डिनेंस है हमारा वो 1986 से फॉर एग्जाम्पल है, तो इसमें ऑलरेडी फरतुल्लाह बाबर साहब ने इसमें डिसेंटिंग नोट लाया हुआ है, जो पढ़ेंगे जनाब आप वो ये बताएंगे उसमें ये भी बताएंगे उसकी तफसील कि वो जो ऑब्जेक्शन है। तो मैं ये सोच रहा था कि 2002 से ऑलरेडी जो है ना इस दौरान में ज़ाहिर मुशर्रफ की गवर्नमेंट रही है और पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट रही है, और जो सबसे मेजर डील जो इसके अंदर ये पिछले 17 साल में जो हुई है उन प्रोजेक्ट्स की या जो परचेजेस हुई हुई हैं वो JF-17 की हुई हुई है, जो कि पीपल्स पार्टी के दौर में हुई हुई है, और इंसिडेंटली जो है मुशर्रफ दौर में, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये 2004-03 में ये सिलसिला का जो चलना शुरू हो गया था, मगर फाइनलाइज जो हुई थी ये राव कमर साहब के दौर में फाइनलाइज आके हुई, जो कि पीपल्स पार्टी के बड़े चहेते भी थे। बाद में आपको याद है PIA में भी उनको लगाया गया था। वो आजकल वैसे ही काड़े के रंगड़ों पे बुरा दिन आए हुए हैं। ये राव तहसीन साहब जो PIO हमारे हैं उनके कजन भी हैं ये राव कमर साहब, तो वो है। इसके अलावा जो मेरे जहन में आ रही थी UAVs की जो है अनमैन्ड जो व्हीकल्स होती हैं उसकी एक परचेज हुई हुई है, और जो मुशर्रफ साहब के दौर में जो है ना साब और एवाक्स जो है ना 4 लिए थे, 2 मेरा चाइना से थे, 2 कहीं और से, और जो सैब्स के जो प्लेन्स थे शायद स्वीडन से, ये 3-4 मेजर परचेजेज हैं या प्रोडक्शंस हैं जो कि मुशर्रफ दौर और पीपल्स पार्टी के दौर की हैं। सो पॉलिटिकल उसका मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक तरफ से आप कह सकते हैं वो मैसेज ये मुकम्मल चल रहा था अभी तक 4 साल से, और पीपल्स पार्टी ने जो अब इन पे अटैक करना शुरू किया है, तो वो नून लीग वाले ये कह सकते हैं कि जनाब हमारे प्राइम मिनिस्टर की तो पैनामा में हो रही है ना 1990 की दहाई से, तो ये फिर आपकी भी हम चेक करना चाहेंगे कि आपके दौर में क्या क्या हुआ है। ये ब्रीफिंग में चल जाए, इसकी पॉलिटिकल रिपरकशंस और भी बड़े। बिल्कुल, इससे मुतालिक गुफ्तगू करेंगे, छोटी सी ब्रेक से हम वापस आएंगे। जिस तरह से क्लास साहब ने कहा कि कोई ऐसा बोल्ड स्टेप जो कोई भी हुकूमत उठाने से डरती थी वो मौजूदा हुकूमत की जानिब से उठा लिया गया। फरतुल्लाह बाबर साहब का डिसेंटिंग नोट वो भी आपको पढ़कर सुनाएंगे। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे हमारे साथ। फिर से
प्रोग्राम में हम आपको खुशामदेद कहेंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स के कवानीन में जो तब्दीली की इजाज़त दे दी गई, क्लास साहब अब देखना तो ये होगा कि कौन कौन से बड़े एयरफोर्स के अफसरान और साबिक एयर चीफ तहकीकात के शिकंजे में आएंगे। लेकिन फरतुल्लाह बाबर साहब का जो डिसेंटिंग नोट है, हम चाह रहे हैं वो भी आप हमें हाँ, ये मैं ज़रा बता दूं कि यहाँ पे मीटिंग में जो थे ना, ये मेंबर जो थे जिससे फरतुल्लाह बाबर के वो डिसेंटिंग नोट का थोड़ी सी न्यूज़ सेंस बनती है। इस कमेटी के जो हेड थे वो मुशाहिद सैयद साहब थे। बाकी जो इसके मेंबर थे और जो कमेटी में मौजूद थे जिन्होंने इसकी अप्रूवल दी है, उसमें सेनेटर सैयद ताहिर हुसैन मशहदी साहब हैं, उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल सलाहुद्दीन तिरमिजी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कयूम साहब हैं, सेनेटर जवेद अब्बासी हैं, सेनेटर फरतुल्लाह बाबर साहब हैं जो मीटिंग में थे, और उसके बाद सहर कामरान हैं, उसके बाद जॉन कनीथ विलियम्स हैं और सेनेटर या सलीम मांडवीवाला साहब हैं। इसकी उन्होंने अप्रूवल दी। इन साहब ने एज इट इज जैसे इनको मिला था कि हम 2000 से इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। अब इसमें जो फरतुल्लाह बाबर साहब ने इतराज़ात उठाए हैं वो बड़े उनके इंटरेस्टिंग हैं। उन्होंने बाकायदा एक इसमें नोट लिखा है। सबसे बड़ा तो फरतुल्लाह बाबर साहब ने इस बिल के खिलाफ वोट डाला है। उन्होंने ये कहा है कि पहले तो हमें ये बताया जाए कि आप जो हैं ये सिर्फ 2000 से क्यों करना चाहते हैं, वाई नॉट फ्रॉम 1985 या इसके 1990 वगैरह, उनसे क्यों नहीं करना चाहते। तो वो ये कहना चाह रहे थे कि किसी को कोई टारगेट करना, कोई वहाँ पे उनका मकसूद है कि हमने किसी को टारगेट करना है। उनके जो सवालात हैं, ये सुने ज़रा, जो उन्होंने सवालात अपने उठाए हैं बाबर साहब ने, उन्होंने कहा बताया गया है, कमेटी को बताया गया है, इंडोर थे मेरे ख्याल बंद कैमरे में की गई है, बताया गया कि माजी की ट्रांजैक्शंस और बड़ी खरीदारों पर हम प्रोब कर रहे हैं, नजरसानी कर रहे हैं जो माजी में ट्रांजैक्शंस हुई हैं, और बड़ी बड़ी हम कुछ अभी आपको दिखाएंगे भी सही कि माजी में कितनी बड़ी बड़ी डील्स हुई हैं, कितने जहाज और किस किस दौर में ये लिए गए जिस पे डाउट्स हुए थे। वो ये कहते हैं कि पीएफ को, पाकिस्तान एयरफोर्स को 17 साल कबल की गई खरीदारियों के ऑडिट का अब ख्याल क्यों आया है। दूसरा उन्होंने कहा रिटायर्ड पीएफ के जो अफसरान हैं जिन पे अगर करप्शन के इल्जामात लग रहे हैं तो मौजूदा नैब के कवानीन के तहत मुकदमात क्यों नहीं चलाए जा सकते। और उन्होंने यह भी कहा कि हमें समझाया जाए कि जनवरी 2000 की तारीख से ही कानून को क्यों एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, आप इससे पहले क्यों नहीं गए, पीछे क्यों नहीं गए। तो वो ये कहते हैं कि जहन में आने वाले सवालों के जवाब ना दिए जाने के बायस अब ये लगता है कि ये तरमीम किसी मखसूस शख्स के खिलाफ होगी। ये फरतुल्लाह बाबर साहब कह रहे हैं। इसका मतलब ये है, जो आमिर और मैं अभी डिस्कशन कर रहे थे, कि पीएफ ने कुछ लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया है अपनी इंटरनल इंक्वायरीज में या इंटरनल रिपोर्ट्स में। बाद लोगों ने तो पता है ना, पीएफ के बड़े बड़े थे जो आजकल हुब्बुल वतनी में चैंपियन बने हुए हैं, उनके दुबई से फ्लाइट तो हमने भी निकाल दिए थे। तो लगता है पीएफ खामोश होकर नहीं बैठी थी। दुबई लीक्स में किसी खास को टारगेट करना मकसूद था। सर्विंग अफसरान के जो कि अनडिक्लेयर्ड थे, जो क्लास साहब की दुबई लीज की स्टोरी थी याद है, उसमें एक एयर वाइस मार्शल हम कैसे भूल सकते हैं। सो लिहाजा ये उसमें ये भी कवर होंगे डेफिनेटली कि जनाब आपने अब बहुत बड़े प्रोजेक्ट को हेड कर रहे थे, आपने दुबई में कैसे आपने जदादें ले ली, आपने 20 लाख दिरहम आपके पास ये पैसा भी हो गया। वो ये कहते हैं फरतुल्लाह बाबर कि जनवरी 2000 से इस कानून साजी के काबिल अमल होने के पीछे आखिर कोई वजह तो होगी। इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन कि 2000 से आप क्यों करना चाहते हैं। और अभी हम आपको वो भी दिखाएंगे, उनके बाकी इसको चीज़ें हैं। एक मुझे ना आमिर एक वाक़या याद आ रहा है, इससे पहले कि मैं इसको फिनिश करूँ, वो देख रहे हैं स्क्रीन पे आ रहे हैं। वो कहते हैं कि दीगर कवानीन की मौजूदगी में एयरफोर्स एक्ट के तहत पुराने रिटायर्ड अफसरान की गिरफ्तारियां, इनके खिलाफ तहकीकात गलत हैं। या तो फिर बाबर साहब को वही मसला है जो ये बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी दौर के भी बहुत सारे मतलब परचेजेज हुई हैं, बहुत सारी डील्स हुई हैं, लिहाजा उस पर उन्हें लग रहा है कि किसी कोई मखसूस बंदा है। लेकिन क्वेश्चन उनके अगर देखा जाए एट द फेस ऑफ इट, वो बड़े उनके वैलिड क्वेश्चन है। सो ये हैं वो सवालात, ये हैं वो जैसे मियाँ साहब ने कहा था ना कि जनाब स्पीकर, ये हैं वो ज़राए जिनसे लंदन के फ्लैट खरीदे गए, ये है वो बिल जिसके तहत पिछले 17 सालों में पाकिस्तान एयरफोर्स में जो लोग रिटायर हो गए हैं, जो लोग इसमें मुलविस थे, इनके अफसरान, उनके खिलाफ पीएफ जो है प्रोब करना जा रही है। ये मेरे पास एक लिस्ट है, अभी अगर हमारे स्क्रीन पे दिखाई जाए कि जनवरी 2000 से अब तक पाकिस्तान एयरफोर्स के कौन कौन से सरबराह रहे हैं। हम किसी जजमेंट पे नहीं जा रहे कि किस किस दौर को प्रोब करना है, वो पीएफ को किसी पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहे, मगर ये उस एरिया, उस टाइम फ्रेम को कवर करता है। ये कवर करता है। एयर मार्शल जब परवेज मेहदी साहब रहे हैं, 2000 में रिटायर हुए थे। उसके बाद या मुसफ़िफ अली मीर साहब थे जिनका उनके हो गया था। कलीम सादा साहब यहाँ पे रहे हैं, यहाँ पे एयर चीफ रिटायर्ड तनवीर महमूद साहब रहे हैं। इसके बाद राव कमर सलमान साहब रहे हैं। इसके बाद तहर रफीक भट्ट साहब रहे हैं, जो पीरियड इसी में आ रहे हैं जिसमें ये उन्होंने ये अप्रूवल दी है उसमें। उसके बाद यहाँ पे एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान साहब हैं।
इसके बाद सोहेल अमान साहब जो हैं वो अभी मेरा ख्याल बने हैं, वो इसके 21st हैं। सो ये इनके दौर की हैं। जनाब मुशर्रफ दौर के भी हैं। कुछ जो इल्ज़ामात लगे थे त्यारे खरीदने के, उनकी डील्स पे भी क्वेश्चन उठाए गए थे। पीपल्स पार्टी की डील्स पे भी बहुत सारे क्वेश्चन उठाए गए थे। मुझे एक छोटा सा वाक़या याद आ रहा है, इससे पहले कि आप आमिर साहब पे जाएं, जिससे मैं चाहता था कि इसको 85 से एग्जीक्यूट होना चाहिए था बिल को, कि आबदा हुसैन अपनी किताब पावर फेलियर में लिखती हैं एक वाक़या कि जब मैं वहाँ पे गई, उसमें अमेरिका में 1991 में पाकिस्तान के सफ़ीर लग के, तो पाकिस्तान का आपको याद होगा उन्होंने त्यारे देने थे जिनकी पेमेंट पाकिस्तान ने की थी उनको। ये F-16 थे 40 के करीब जो अमेरिकन ने रोक लिए थे। बहुत बड़ी एक हमारी वहाँ पे उन्होंने प्रेस अमेंडमेंट के बाद रोक लिए थे। तो वो कहती हैं प्रेस कर रही थी कि हमें इसके पैसे वापस किए जाएं। तो वो लिखती हैं आबदा हुसैन जो एम्बेसडर थी कि मुझे वहीं से एम्बेसी के अंदर से मना किया गया कि आप इसको ना प्रो फर्दर मत करें। उन्होंने कहा क्यों ना करें? उन्होंने कहा जनाब कि इसमें ना पैसे खाए गए हैं। अच्छा जी, इसमें कमीशन खाया गया और कितना खाया गया उन जहाज़ों के। ये नेशनल सिक्योरिटी वालों जिनको डान पे तकलीफ होती है ना, मैं डान की लीक्स हुई और पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी जब यहाँ पे हाथ चढ़ते हैं ना, ये मैं नहीं कह रहा, आबदा हुसैन की किताब है, मैं आपको वो अंडरलाइन करके मैं स्क्रीन पे भी दिखा सकता हूँ। उन्होंने कहा जनाब कि जो लेने आए थे यहाँ पे जहाज अमेरिकन, उन्होंने 4 बिलियन रुपीज़ का कमीशन लिया था F-16 त्यारों की खरीदारी में। तो वो कहती हैं कि वहाँ तो कानून है अमेरिका में कि आपको ये कंपनीज जो हैं वो उनको कमीशन नहीं दे सकती। इन्होंने पता क्या रास्ता ढूंढा था बकौल उसकी बुक के। इन्होंने कहा था ठीक है आपको तो हम वही पैसे देंगे ना जो आप मांग रहे हैं, बाकी के हम खुद बढ़ा के खुद रख लेते हैं। और इन्होंने 4 रुपया खुद रख लिए थे। ये मैं नहीं कह रहा, आबदा हुसैन जो सफीर थी अपनी किताब पावर फेलियर में लिखी है। मेहरबानी करके ना इसको आप 85 से जरा इसको एग्जीक्यूट करवाएं कि उस वक्त से लेके अब तक जो डील्स हुई हैं आबदा हुसैन साहब को बुला लें, एविडेंस है उनका कि जनाब, और नाम भी दिए हुए हैं कुछ को उनमें। और ये मुहैदे भी वैसे भाई दबे बेनज़ीर भुट्टो जब नई आई थी उनके आखिरी दौर में उनका मेरा ख्याल है उसके दिसंबर 88 के दरमियान जो उन्होंने पीरियड लिखा है। सो पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं पे अल्लाह के फजल से वो फीचर हो रही है। सही, जिस तरह से जो वाक़या आपने इकला साहब हमें सुनाया है आमिर साहब, इसका तो मतलब ये इतना बड़ा बोल्ड स्टेप जो किसी गवर्नमेंट ने नहीं उठाया, नवाज हुकूमत ने उठा लिया है, तो किसी खास को टारगेट करना मकसूद है, जिस तरह फरतुल्लाह बाबर साहब अपने डिसेंटिंग नोट में कह रहे हैं। भाई ऑन द फेस ऑफ इट तो वो बड़ी इसकी मंतक समझ आती है इस कानूनी तरमीम की। कोई कह रहे हैं कि आर्मी एक्ट के अंदर नेवी का जो ऑर्डिनेंस है उसके अंदर ऑलरेडी जो रिटायर हो जाते हैं उनको वो काउंटेबल कर सकते हैं। तो जो एयरफोर्स का जो कानून है उसके अंदर ये एक लैकूना है, एक कमी है, इसको हम पूरा कर रहे हैं। मगर हाँ, कट ऑफ डेट के ऊपर वो मजदार है। और जिस तरह फरतुल्लाह बाबर साहब ने कहा वाइट 2000, तो उसके बाद फिर ये वाला आ सकता है। वहाँ पे नून लीग का आ जाता है कि जनाब 1990 से ऑनवर्ड जो है प्राइम मिनिस्टर को अपने सासे बताने जा रहे हैं और ये जो हमारे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो फिर ठीक है मुशर्रफ के दौर के और इनके भी वो करवा लिए जाएं। एक दूसरा पता नहीं, मुझे लगता यही है कि एड पार हैं, जिस तरह इन्होंने कहा कि एयरफोर्स की तरफ से इस तजवीज़ आई हुई है, तो ऑन द फेस ऑफ इट तो लगता है कि एक पेज पे हैं। मगर आजकल जिस तरह सिविल मिलिट्री का एक जो तनाव चल रहा है कि ऑलरेडी जो है डॉन की लीक्स के हवाले से या बाकी चीज़ों के हवाले से, तो मुझे डर ये है कि ये भी कहीं उसके नज़र ना हो जाए कि जब ये इशू आए असम्बली में, ज़ाहिर है इसको भी उन्होंने पास करना है, इसमें डिबेट भी होगी, तो ये भी उस एंगल से ना आ जाए कि जिस तरह हम देख रहे हैं उन्होंने अपने तौर पे शायद ये बड़ी बेनाइन, मैंने कहा ना, रूटीन में किया होगी, मगर इसका जो तनाजुर हम बना रहे हैं या लोग देखेंगे या पॉलिटिकल साइड ऑफ इट जो है तशरीह इसकी जब होगी तो शायद ये भी उसी तनाव का हिस्सा ना बन जाए। मुझे ये डर है। मुझे लास्टली क्या है कि हम फिर आगे निकलते हैं क्योंकि इसको हम फॉलो करते रहेंगे। बहुत सारे स्कैंडल्स हैं जो पिछले 17 सालों में आए हैं, हमने बैठ के उन पे ये रिसर्च भी की है, काम भी किया है। इतनी देर में हमें ये एयरफोर्स का वर्जन भी मिल जाएगा। हम बहुत सारी चीज़ें आपके सामने लेके आएंगे, कौन कौन सी चीज़ें। लास्टली मैं ये कहता जाऊँ कि जो हमारे वो यहाँ पे थे एयर वाइस मार्शल साहब जो मुहिबुल वतनी के बैठ के दर्स देते हैं और दुबई में उनकी जदादें निकल आई हैं जब वो सर्विंग थे। देखते ये हैं कि इस एक्ट के तहत अनडिक्लेयर्ड 20 लाख दरहम एक पीएफ के एयर वाइस मार्शल साहब, उस वक्त एयर वाइस मार्शल नहीं थे, कि पीएफ के जब वो एक प्रोजेक्ट को हेड कर रहे थे उनके पास 20 लाख दरहम कहां से आ गए थे। उस वक्त उन्होंने जनाब प्रॉपर्टी ड्यूरिंग सर्विस जो है ना उन्होंने खरीद ली थी दुबई में। उनके पास सो इसमें बड़े बड़े शरीफों के नाम शिकंजे में नाम इसमें ना बहुत सारे आने वाले हैं। सही है, बिल्कुल। इस एयरफोर्स के हवाले से जो स्कैम हमने आपके सामने रखा है इसके ऊपर जैसे ही उनका वर्जन आएगा और इसका फॉलोअप भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे
तो आपको बताएंगे कि डॉक्टर आसिम से गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर साहब की मुलाकात हुई थी, बड़े सवालात उठे, वो मुलाकात क्यों और आखिर किस तनाजुर में हुई थी। गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ ब्रेक से वापस आएंगे तो टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे, ये उन्हीं से जानेंगे। छोटी सी ब्रेक लेंगे, हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर साहब ने हमें टेलीफोन पर ज्वाइन किया है। सर, आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। क्लासा साहब, गवर्नर सिंध साहब की जो डॉक्टर आसिम से मुलाकात हुई वो क्यों और किस तनाज़र में हुई? बेशबहा सवालात इस पर मौजूद है। मैं चाह रही हूँ कि आप गवर्नर सिंध साहब वो हमारे साथ गवर्नर साहब मौजूद हैं, उनकी बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, तो खुद ही उन्हीं से पूछ लेते हैं। जी सलाम सर। जी अस्सलाम वालेकुम साहब। वो सर, आपकी कल डॉक्टर आसिम हुसैन साहब से ये मुलाकात हुई है जिन पे रेंजर्स ने मुकदमा बनाया था कि ये दहशत गर्दों के ये फैसिलिटेटर हैं, और उसके बाद वहाँ पे जितने भी दहशत गर्द जो थे वो अगर ज़ख्मी होते थे पुलिस वगैरह रेंजर्स के साथ कोई शूट आउट में, तो उनके हॉस्पिटल जाके इलाज करवाते थे। ये रेंजर्स का जो मुकदमा था, और नैब ने कहा कि इन्होंने कुछ 480 अरब रुपए के करीब की इन पर करप्शन के इल्ज़ाम हैं, रेफरेंस है। और कुछ दिन पहले जो उनकी ज़मानत हुई थी वो उनको कोई यहाँ से क्लियरेंस नहीं मिली थी कि जी कि वो क्लियर हो गए, चार्जेस बरी हो गए हैं, नैब ने बरी कर दिया है, या उन पे रेंजर वाला केस ख़त्म हो गया है। उनको सेहत की बुनियाद पे उनको दी गई कि न ज़मानत के इलाज करवाना है। वो तो माशाल्लाह आपके साथ बड़े अच्छे, बड़े रिलैक्स लग रहा था कि आप उनसे मिलने के लिए गए हुए हैं, जितने रिलैक्स होकर वो बैठे हुए, आपसे वो मिलने के लिए नहीं आए हुए थे। ये यकदम उनकी सेहत ठीक हो गई। और ये आइडिया आपको कहाँ से आया कि एक जो उनके मुलजिम हैं रेंजर्स के और इतने बड़े सीरियस ये चार्जेस पे, नैब पे, कि उनसे मुलाकात की जाए और उनका हाल हवाल पूछा जाए कि पाकिस्तान को या कराची को कैसे ठीक किया जा सकता है? सर जी, एक तो ये एक क्लासिक केस है क्लासरा साहब, जिसमें एक तो पहले तो हमारा अजम्पशन ये है कि जो हुकूमत में है वो गैर मुहिब्बे वतन है और उनके दिल पाकिस्तान के लिए नहीं धड़कते और वो हर गलत काम करने के लिए तैयार होते। सिंपल फैक्ट ये है कि डॉक्टर आसिम जो हैं वो प्रोविंशियल हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन हैं, चाहे मुझे पसंद है या नहीं है। और मेरे अंडर आती हैं 62 यूनिवर्सिटीज सिंध, 62 यूनिवर्सिटियाँ। ठीक है, एजुकेशन के हवाले से जाहिर सी बात है हमें प्रोविंशियल हुकूमत के साथ और प्रोविंशियल हायर एजुकेशन कमीशन के साथ हमारा शदीद किस्म की ज़रूरत थी, बिकॉज डॉक्टर आसिम जब अंदर बंद थे तो हज़ारों नहीं बल्कि लाखों स्टूडेंट्स बहुत सी चीज़ों में फंसे हुए थे इस वजह से कि प्रोविंशियल हायर एजुकेशन कमीशन काम नहीं कर रहा था। अब मैंने जिस तरह कहा, चाहे वो मुझे पसंद हो या ना पसंद हो, चाहे उनको पहले रेंजर्स ने बंद किया हो या ना बंद किया हो, वो चेयरमैन हैं और जब तक वो चेयरमैन रहेंगे मैं उन लाखों स्टूडेंट्स को कुर्बान नहीं कर सकता उनकी प्रॉब्लम्स को, जस्ट बिकॉज के डॉक्टर आसिम जो है पॉलिटिकल साइड पर दूसरी तरफ बैठे थे। तो मैं जो उनसे मुलाकात की थी छोटे छोटे इशू से लेके बड़े बड़े इशूज तक है, बिल्कुल हायर एजुकेशन के हवाले से की थी। और उसकी वजह यह है कि मेरी खुद डायरेक्टली एज चांसलर या एज पैटर्न 62 यूनिवर्सिटीज आती हैं सिंध की, तो रोज के प्रॉब्लम्स आ रहे थे, जो फंसे हुए थे, हजारों चीजें फंसी हुई थी और उस हवाले से हमने पेशरफ्त करनी थी। अच्छा सर, या तो मेरे पास अगर आप कोई चॉइस देते कि आप होते तो आप क्या करते? नहीं सर, मैं तो खैर ना मिलता सर, मैं गवर्नर होता और अगर मुझे इस तरह की इनविटेशन आती तो मैं उनको कहता सर हिज एक्सीलेंसी आप चंद दिन पहले तक बहुत बीमार थे, आपने वहां से आप अपनी नहीं सर, आपने मुझसे पूछा ना कि मैं क्या करता, मैं आपको बता रहा हूँ सर, आप वही करें जो आपको अच्छा लगता है। देखे ना, सोल्यूशन भी तो बताए ना, हमारी भी सुन ले जुबैर साहब। आपने खुद कहा कि मैं क्या करता सर, आपकी पूरी बात सुनेंगे सर। आपने कहा कि मैं क्या करता, मैं तो ये लिख के कहता उनको पीपल्स पार्टी की हुकूमत को एज गवर्नर के सर एक्सीलेंसी उन पे बड़े सीरियस चार्जेस हैं, ही में बी इनोसेंट, वो बेकसूर होंगे, बेगुनाह होंगे, लेकिन जब तक उनका मामला अदालत में चल रहा है आप तो एक मेहरबानी फरमाएं इनसे ये ओहदे वापस ले लें। ये बड़ा बुरा लगता है कि 3 दिन पहले तक वो कह रहे थे कि मेरी हेल्थ खराब है और चौथे दिन वो आपके पास बैठे हुए हैं, पूरे ये आपके सूबे की उसको तलीम को, उनके इश्यूज को, यूनिवर्सिटीज को डिस्कस करें। ये कैसे हो सकता है जो मुलजिम है जिस पे अभी केसेस चल रहे हैं और कोर्ट केसेस हैं, वो आपके साथ बैठ के वो पूरे सूबे की तलीम को ऑफिशियल तस्वीर उतार के फ्लॉन्ट कम से कम ना करते कि उसको स्प्रेड करते कि जनाब ये देखें मैं इस किस्म के काम नहीं करता। मेरा ख्याल है मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि मेरे जज्बा उबल वतनी है या नहीं।
या मैं किस तरफ बैठा हुआ हूँ। बात बड़ी सिंपल सी है, या तो हम कोर्ट कचहरियों में बिलीव करें या हम ना करें। मैं हर वक्त गवर्नर के तौर पर ये नहीं तय कर सकता कि जी आमिर मतीन अच्छे आदमी हैं या नहीं है, या 1985 में उन्होंने टैक्स एवेजन तो नहीं की थी, क्योंकि वो तो फिर आपकी डिमांड हर एक के बारे में, ऑलमोस्ट एवरीवन विल हैव अ सर्टेन बैकग्राउंड। तो आप कहेंगे इससे क्यों मिले, इसकी ये वजूहात थी, आपको नहीं मिलना चाहिए, इससे क्यों मिले, इसकी ये वजूहात थी, इसको नहीं मिलना चाहिए। आज आपके पास आसिफ जरदारी आए इंटरव्यू देने के लिए, आप जरूर उससे मिलेंगे और चाय वाय भी पिलाएंगे, सब कुछ। तो वो मुझे बड़ा इतराज हो सकता है उस चीज पर। मुझे तो इमरान खान पर इतराज है, आप लोग तो नहीं करते। मैं तो कहता हूँ कि जी वो मुझे शदीद इख्तलाफ है उनकी पर्सनल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी पर, बट आपको नहीं है ना। आपको किसने कहा है कि नहीं है? मतलब आपने जो हमारे बारे में स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी है। मिलते हैं ना जी सर, आप इमरान खान से मिलते हैं ना, बड़े नॉर्मल तरीके से मिलते हैं। आप जहांगीर तरीन से मिलते हैं ना, बड़े नॉर्मल तरीके से। सर बात सुनिए, आप एक सहाफी के जरा थोड़ा सा, सर लेट्स हैव थोड़ा सा इनको लाइंस ड्रा कर लें। सहाफी को प्रेसिडेंट से लेके पेडेस्ट्रियन सब तक मिलना पड़ता है सर, ये जहन में रखिएगा। हमारे जॉब की रिक्वायरमेंट कुछ और हैं। आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टेट को, हम स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते। आप टैक्स पेयर से नहीं सर, सुने जरा, आप पाकिस्तान के टैक्स पेयर से आप सैलरी ले रहे होते हैं, गवर्नर हाउस में रह रहे होते हैं, पर्क्स, प्रिविलेजेस, गाड़ियां, प्रोटोकॉल, एवरीथिंग आपको टैक्स पेयर से मिल रही होती है। आपकी जिम्मेदारियां लीगल, मॉरल वो बहुत ज्यादा हैं। लोग आपसे जवाबात की तवक्को रखते हैं, आपकी अकाउंटेबिलिटी वो कर सकते हैं। हमारा जर्नलिस्ट जो है, हम ना टैक्सेस से नहीं सर, हम ना आवाम। चलो ब्रेक के बाद वापस बिल्कुल गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। जिस तरह से क्लासफ ने कहा कि आप स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, एक बात तो ये होगी। दूसरी जानिब जो गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर साहब ने ये कहा है कि आप उनको वोट दें जिन्होंने लाहौर को बनाया, क्या आईने पाकिस्तान इस चीज की इजाजत देता है? क्या उसकी खिलाफ वर्जी नहीं? ब्रेक से वापस आएंगे, इसका जवाब भी हासिल करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। जी आमिर साहब। जी जुबैर साहब, मैंने कहा आपकी मैं दस्तयाबी का फ़ायदा उठा लूँ। आज मैं आपकी स्टेटमेंट देख रहा था कि आप कराची के लोगों से ये कह रहे थे कि अगर कराची को लाहौर बनाना है तो लाहौर वालों को इलेक्ट करें। तो मैं सोच रहा था कि आपका अहदा जो है वो आप रियासत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वहाँ वोट मांगने के लिए तो नहीं भेजा गया। काफ़ी आप इस तरह की पोलिटिकल स्टेटमेंट देते हैं। तो केपी में अगर झगड़ा साहब दें, वहाँ पे पेशावर में जाके इस तरह वोट मांगे, वहाँ तो बड़ी लड़ाई हो जाएगी। अच्छा, मैं पहले उस पिछली वाली डिबेट को इस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेटमेंट, क्योंकि आप लोगों ने जब बात की थी मुझे मौका नहीं मिला था, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जी आपका ओपिनियन हो सकता है सर आंखों पर, मेरे लिए वो हजारों लाखों बच्चे और उनकी तालीम बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं उसको इग्नोर करके नहीं चल सकता। ये जो आपने सवाल पूछा है कि मैंने क्या कहा, एक तो हमारे यहाँ मसला ये है आमिर कि यहाँ हर स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है, कॉन्टेक्स्ट होता है कोई। मैं जिस इवेंट पर गया था वहाँ वो जो तकरीरें हो रही थी उसमें बार बार सारे कहा कि ये कह रहा था कि जी कराची की हालत इतनी तबाहकुन है, मुझे एड्रेस करके कह रहे थे सिंध की हालत इतनी ख़राब है, पंजाब में जाएं तो इतना ज़बरदस्त है, लाहौर इतना ज़बरदस्त है, और दिल खुश हो जाता है जाके। तो मैंने ये स्टार्ट में कहा कि ऑन अ लाइटर साइड, अब ये तो हमारी क्या सोसाइटी है, इतनी शाइनेस है, ये वोट मांगना होता है। आई सेड ऑन अ लाइटर साइड कि अगर आपको पंजाब इतना ज्यादा अच्छा लगता है सिंध के मुकाबले में, तो अगले साल मौका आएगा उनको वोट दे दें जो कि जिन्होंने पंजाब बनाया। अभी आई डोंट थिंक सो कि ये इसको हार्डकोर पॉलिटिक्स कहेंगे और उसको रिएक्ट इतना स्ट्रांगली करना चाहिए। और मेरा अभी भी ये ओपिनियन भी यही है, फ्रैंकली स्पीकिंग, इसमें कोई मुझे आपका सर आगे उसकी वो आपने कहा कि लेटर टॉम ने कहा फेयर इनफ। आपने पंजाब में लाहौर के अलावा कभी विजिट किया है पंजाब को? कभी कभी कोई वहाँ पे 36 इजला हैं, कौन से इसके अलावा जिले में गए? लाहौर के अलावा कभी किसी को विजिट किया आपने? जी मैंने सारा पंजाब विजिट किया। भैया कभी गए हैं आप मेरे साथ एक काम करें गवर्नर साहब, आपसे हमारा बड़ा एक अच्छा ताल्लुक भी है और चिट चैट लगी रहती है। एक दिन मैं आपको ड्राइव करना चाहता हूँ इस्लामाबाद से लेके वो लिया तक, अब मेरे साथ चलें प्लीज, आई विल ड्राइव यू सर। यहाँ से चले मेरे साथ। बात हमेशा रास्ता साहब, आप मुझे बहुत सी ऐसी जगह दिखाएंगे और मुझे एक्सेप्ट भी करता हूँ जो उसके तरक्की के मयार को जो आप पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा चलो एक और काम करते हैं कॉन्टेक्स्ट में बात, एक और सर, एक और लाहौर की दे देते हैं साहब। एक सुन ले एक मेरी बात
शायद 3 महीने हो गए ना मुझे यहाँ, और मैं यहीं का रहने वाला हूँ कराची का, मुझे एक शख्स ला के बता दे, एक सिंध से जिसका ताल्लुक हो, वो रश से ना देखता हो पंजाब। सर मैं करता हूँ ना, वो उनको दिखाया जाता सर, जो मर्जी बोल लें। थोड़ी सी बात सर, आमिर साहब खुद लाहौर के हैं, एक छोटा सा सवाल है सर, नेक्स्ट टाइम आप लाहौर आएंगे बताइएगा, आमिर मतीन साहब वहाँ पे तशरीफ लाएंगे, आपको एक जगह वहाँ से, बड़ी अच्छी जगह है ये जो आपका जीसी यूनिवर्सिटी है ना सर, चौक है वहाँ पे, ये उस चौक से जीसी यूनिवर्सिटी से लाहौर माल से आपको दाता दरबार तक का एक आधा दिनों चक्कर लगवाना है, उर्दू बाजार, अनारकली, एक अच्छे खासे रोड हैं, आपने जरूर जाना है सर उस साइड पे। लासरा साहब, इस मुल्क में एक शख्स ला दें, आपको मैं बताऊं, एक सिर्फ एग्जांपल दूं, एक मिनिस्टर है यहाँ सिंध के, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने ये कहा पब्लिक में कि अगर पीपल्स पार्टी को, पंजाब के लोग पीपल्स पार्टी को वोट देंगे अगले इलेक्शन में, तो हम पंजाब को सिंध की तरह का बना देंगे। मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी के 99% लोग हंसना शुरू हो गए थे उस पर। अच्छा लास्ट क्वेश्चन सर, लास्ट क्वेश्चन सर, आप कभी वहां पे गए हुए सर 2-3 महीने हुए हैं, ये तीसरी चौथी कंट्रोवर्सी है जो आपसे हटाया, जो गवर्नर तो बाकी सूबों में भी हैं, ये आपके पास कौन सी गीदड़ सिंह है? Why do you invite trouble all the time? I don't invite trouble। पहली बात तो ये है कि कई चीजें होती हैं जो मैं समझता हूँ कि उनको बोलने में इंसान को मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। जो कंट्रोवर्सी की जिसकी बात कर रहे हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जनरल राहिल शरीफ, मैंने कभी ये नहीं कहा था कि वो नॉर्मल जनरल हैं, मैंने कहा था प्लॉट लेने के हवाले से कि जिस तरह से नॉर्मल जनरल की एक्सपेक्टेशन होती है, उनसे पहले जो आए थे इनको भी लेना चाहिए, और उस वक्त भी आमिर मतीन मेरे एग्जैक्ट वर्ड थे। अच्छा लास्टली सर, बिल्कुल छोटा सा सर, वो बड़ी फरमाइश है उस सवाल की कि कैद आजम की तस्वीर दरमियान में रखने का ये आइडिया किसका था, आपका था या वो साथ लाए थे डॉक्टर आसिम? भाई मतलब वो कायदे आजम की तस्वीर वहां पड़ी हुई है, एंड आई एम प्राउड कि मैं कायदे आजम उस तस्वीर के सामने बैठता हूँ और हर एक के साथ बैठता हूँ, और तालीम के हवाले से लाखों लोगों को, मैं बच्चों को सर खुदा का खौफ करें, किससे किसको तालीम दिलवा रहे हैं? मेडिकल कॉलेजेस का आपने वो जो कंट्रोवर्सी है ना, जिस तरह के उन्होंने हॉस्पिटल बनवा दिए हुए हैं, कभी वो मेरा भी एक छोटा सा सवाल है, आपने आज तक क्रिटिसाइज किया है कि आपकी बात मैं मान गया था जर्नलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आज तक आपने क्रिटिसाइज किया है कि चीफ मिनिस्टर केपी के जो हैं वो इमरान खान से क्यों मिलते हैं या उससे क्यों मिलते हैं? वो तो नवाज शरीफ साहब कैबिनेट के इजलास करते थे जब यहाँ पे पीपल्स पार्टी दौर में शहबाज शरीफ साहब मेरे सवाल का जवाब आप देखिए, आप ये जो आप तो नहीं पिक एंड चूज करेंगे ना, आप इमरान खान कभी बड़ा इल्जाम है, मगर अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी मिसयूज करने का इसलिए नहीं है कि अभी तक उनके पास कोई ओहदा ही नहीं रहा। नहीं, मैं तो परवेज खटक की बात कर रहा हूँ, चले आपको सर फिर आपने कभी क्रिटिसाइज ये चलती रहेगी, आप तंग करते रहेंगे हम दोबारा। ये हमें अच्छा लगा कि आपने खुद अप्रोच किया जी, मैं बात करना चाहता हूँ, वी आर वेरी ग्लैड कि आप आए और जो बातें हुई उनका आपने अपने ये पॉइंट ऑफ व्यू दिया, आपको हम इस तरह लेते रहेंगे सर। मेरा ख्याल है गवर्नर वहां पे लाके आप आराम आपको नहीं करने देंगे सर, वी विल कीप ऑन बॉदरिंग यू सर। बिल्कुल, बेहद शुक्रिया आपका गवर्नर से मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अब क्लास साहब कुछ आगे बढ़ते हैं, हमारे पास बिल्कुल मुख्तसर वक्त है, 2 मिनट है हमारे पास। सेनेटर तला महमूद साहब से मुतालिक हमने अपने प्रोग्राम में एक वीडियो चलाई थी, जिसके बाद उनका अपना मौक़िफ़ आया था, एक और मौक़िफ़ आया है, वो क्या है? अब वो उनका खत आया है। अच्छा, उनका राइट है, हम तो पहले कहते कोई हमारी वो तो उनका राइट है, उन्होंने एक हमें लेटर भेजा है, उन्होंने दोबारा अपनी वजाहत जो है ना फिर एक नए सिरे से दी है। हालांकि उस दिन मैंने कहा था कि हम इनको ट्राई भी करते रहे, कॉल्स भी करते रहे, इनके जो सेक्रेटरी थे उनको भी कहते रहे, ना उन्होंने फ़ोन उठाया ना ये तलहा साहब ने उठाया, लेकिन जो ही शो खत्म हो गया तो तलहा साहब को पता चल गया, अभी हम उनको कॉल कर रहे थे, खैर बात उनसे नहीं हो सकी थी, फिर भी हमने उनको पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया। उस दिन भी इफ़ यू रिमेंबर हमने 4 सिनारियो दिए थे, अभी भी वो यही कह रहे हैं कि जनाब के जो प्रोग्राम मुकाबले में उनकी वीडियो दिखाई गई थी तो वो वहाँ पे लोगों में पैसे बांट रहे थे, गरीब लोगों की मदद कर रहे थे, इस तरह की और उन्होंने चीज़ें इसमें दी हैं, और इसका कोई पॉलिटिकल उसके मकासद नहीं थे, ना कोई जलसे से कोई तल्लुक था मेरा, और उन्होंने कहा मेरा नून लीग से भी कोई तल्लुक नहीं रहा, और वो कहते हैं कैश की सूरत में रकम इसलिए दी ताकि लोग इससे राशन खरीद सकें। अच्छा, उन्होंने फैसल मुश्ताक प्लाट वाले की बात की, मेरी उनसे बात हुई है, वो मेरे शो में आके फेस टू फेस बात करेंगे, जो प्लाट वाला मामला है वो ज़रा गंभीर है। इस मामले पे उन्होंने ये कहा कि मुनसिफाना तकसीम के लिए पहले से दिए गए टोकन सिस्टम के तहत हमने चीज़ें बांटी थी। मेरा एक इस पर सवाल है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है फेयर इनफ कि क्या कल को मैं पैसे बांटना चाहता हूँ, इसी तरह 8-10 सेनेटर या पॉलिटिशियंस या सहाफ़ी लाइन में खड़े होंगे कैमरा लगा के, मैं बांटना चाहता हूँ, विल दे एक्सेप्ट दिस मनी इन दिस फैशन? इतराज़ इस चीज़ पे है कि लोगों को डिग्निटी दें, सेल्फ रिस्पेक्ट दें, ये नहीं होना चाहिए आप पैसे बांट रहे हैं, कैमरा लगाएं
और कैमरे के साथ यूं यूं करना शुरू हो जाए। इतराज इस चीज पे है जो मेरा ख्याल है, और बीइंग ए पॉलिटिशियन ये अगर पैसे ये लोगों में बांट भी रहे हैं अच्छे, इससे ना इस पे क्वेश्चंस उठाए जाएंगे कि पॉलिटिशियंस की क्या नियत है और कैमरा लगाया हुआ है। बहरहाल उनका जुबैर साहब पे लास्ट लाइन कहना चाह रहा हूँ कि वो मोटू गैंग के जो है ना सो कॉल्ड के वाइद पतले मेंबर थे, तो वो मिस कर रहे हैं, तो उस तरह की शुलियां वहां से छोड़ रहे हैं। इसका जवाब लेते रहेंगे हम। सही, बिल्कुल इसका जवाब हम हासिल करते रहेंगे। जैसे क्लासरूम ने तलामा मूसा से मुतालिक बात की फेस टू फेस, वो फैसल मुश्ताक को दिए गए अरबों का जो प्लॉट है उसके ऊपर आकर हमारे प्रोग्राम में बात करेंगे। इंतजार रहेगा उस वक्त। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता। अपना बहुत सा खाली का खुदा।